अस्सलाम वालेकुम। आर्टफुल पॉलिटिक्स की एक नई एपिसोड के साथ मैं डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की बड़ी ख़बर है कि एक वेस्टर्न मीडिया आउटलेट ने एक ख़बर पब्लिश की है जिसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका ने पोलैंड को वार्न किया है कि आप रूसी हमले के लिए तैयार होकर बैठ जाएं। आपके ऊपर अगले चंद महीनों में रूस की तरफ से हमला हो सकता है। अब इस मीडिया आउटलेट को ख़बर कहाँ से मिली है, ये ख़बर कितनी सच्ची है या नहीं है, लेकिन बहरहाल जंग के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं और वो जंग जो कि अभी यूरोप तक नहीं पहुंची थी और कीव के अंदर जो है वो कंटेन की गई थी, वो उसका स्पिल ओवर जो है वो आपको यूरोप की तरफ जो है जाने की का इंदिया ज़रूर मिलता हुआ नज़र आता है। और उस ख़त के मुताबिक जो कि अमेरिका ने पोलैंड को भिजवाया है, उसमें लिखा गया है कि पोलैंड के ऊपर 2-3 तरह के हमले होने की उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। एक तो कोई साइबर अटैक जो है वो हो सकता है, साइबर और फिर हाइब्रिड अटैक हो सकता है, लिमिटेड मिसाइल अटैक हो सकता है, और या फिर बेलारूस और क्लिनिंग्राड की तरफ से कुछ रूसी सोल्जर जो हैं वो पोलैंड में एंटर हो सकते हैं और ये कह सकते हैं कि उनका जो है वो नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा था अंडर द जिनेवा कन्वेंशन, वो जंग पे नहीं है, वो रास्ता भूल चुके हैं। लेकिन कोई ना कोई कोशिश की ज़रूर जाएगी और इस जो इन्फॉर्मेशन है जो अमेरिका से पोलैंड को पहुंचाई गई है उस पे पोलिश प्राइम मिनिस्टर टुस्क ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले चंद महीने बहुत ख़तरनाक है और हमें उसकी तैयारी करनी है। और उसके 2-1 रोज़ के बाद उन्होंने एक और बयान भी दिया है कि किसी भी किस्म की जो नेटो की कार्रवाई है, पोलैंड उसका हिस्सा बनते हुए बहुत ज़्यादा सोचना चाहता है और बहुत रिजर्वेशंस हैं उसकी। बात ये है कि ये जो यूक्रेन के वाया रूस के ऊपर जंग मुसल्लत की गई थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या इसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया? क्या यूक्रेन की 40% से ज़्यादा जो मेल पॉपुलेशन है उसकी हलाकत के बाद और बाकी इतनी ही परसेंटेज जो है वो मुल्क से भागने के बाद पूरा यूक्रेन जो है उसको आग में झोंकने के बाद क्या वो मकासद हासिल हो गए जो कि वेस्ट के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, जर्मनी के, फ्रांस के थे? क्या वो तमाम वादे पूरे हो गए जिसके इवज़ जो है वो यूक्रेन को आमादा किया गया था कि आप इस जंग के अंदर कूद पड़िए? क्या यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन गया? क्या यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन गया? क्या ये सब कुछ वो जो विक्टोरिया न्यूलैंड ने यूरो मैदान में कुकीज़ बांटी थीं, क्या वो बिस्किट जो हैं इस वर्थ थे जितना नुकसान आज हम 4 साल बाद इस जंग के शुरू होने के हम देख रहे हैं? एक जंग जिस पे मेरी अंडरस्टैंडिंग में रूस को उकसाया गया, चाहे आप इसका वेस्टर्न प्रीएम्बल कुछ भी इस्तेमाल करते रहें, लेकिन बहरहाल इसको उकसाया गया और मुसल्लत किया गया। ऐसे हालात को पुतिन के ऊपर कि फिर उनके लिए रिटेलिएट करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। आधे से ज़्यादा यूक्रेन जो है दनीपर से रूस की साइड पे वो रूसी बोलने वाले लोग हैं, रूसी कल्चर को लेके चलने वाले लोग हैं, रशियन ऑर्थोडॉक्स कैनोनिकल चर्च जो है उसके मानने वाले लोग हैं। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है कीव की, उसने उनको उनके बुनियादी हकूक़ से जब महरूम किया और उस महरूमी के बाद जब वहाँ पे रिटेलिएशन हुई और लाशें बिछनी शुरू हुई और वो भी कीव की तरफ से, तो फिर उन लोगों की फरियाद पर रूस ने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया जो कि जंग जो है वो उन्होंने पहले दिन से उसे नहीं कहा। उस जंग को बहुत आहिस्ता, बहुत स्लो वॉर ऑफ अट्रिशन की तरह लड़ा जा रहा है। इस पे बहस ज़रूर हो सकती है कि आखिर इस जंग को इतना सुस्त क्यों लड़ा जा रहा है। ये मकासद जो हैं ये बहुत जल्दी भी हासिल किए जा सकते हैं। ये आवाज़ें आपको मॉस्को में भी नज़र आती हैं, ये आवाज़ें आपको पुतिन के इर्द गिर्द के हलकों में भी नज़र आती हैं कि आखिर ये जंग इतनी स्लो क्यों है। तो उसका जवाब है कि जो रूस है उसके स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के
जो वॉर ऑब्जेक्टिव थे वो डीनाज़िफिकेशन और डीमिलिटराइजेशन थे। अब डीनाज़िफिकेशन और डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन के लिए रिक्वायर्ड था कि वहाँ पे जितने नाजी हैं उनकी डीनाज़िफिकेशन की जाए, दिस वे और दैट वे। बाकी आप खुद समझदार हैं। उनका असलहा जो है उसे डिप्लीट किया जाए। जो वॉर कैजुअल्टीज़ हैं सोल्जर्स की, उसके ज़रिए डीमिलिटराइजेशन और डीनाज़िफिकेशन की जाए। वहाँ पे रहने वाले बैंदराइट्स और एज़ॉफ ब्रिगेड के जितने भी लोग हैं उनको जो है वो डीमिलिटराइज़ किया जाए। वो ख़तरनाक हैं, वो यूरोप के लिए ख़तरनाक हैं, वो रूस के लिए ख़तरनाक हैं। इसकी डिटेल में ना जाते हुए अब ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची कि वो पुतिन जो बहुत सहज तरीके से, बहुत स्लो तरीके से एक वॉर ऑफ अट्रिशन लड़ रहा है और हर जगह पे एक प्ली आपको उसके चेहरे पे नज़र आती है कि मुझे रोक लो, मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता। हर मुज़ाकरात की मेज़ पे वो बैठे हुए आपको दिखाई देते हैं। मिंस्क से लेकर अलास्का तक वो हर तरह की बात करने के लिए तैयार हैं। 2 प्रॉपर्टी डीलर जब भी उनके पास पहुँचते हैं, विटकॉफ और जैरेड कुशनर के रूप में, वो उनके साथ भी बैठ जाते हैं और उनके साथ भी बात करते हैं। ये और बात है कि वो अपनी साइड बिजनेस के तौर पे अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग की दुकान भी वहीं पे खोल लेते हैं जहां वो निगोशिएशंस करने जा रहे होते हैं। और ये मैं मजाक के तौर पे नहीं कह रही, ये हकीकत है। वो जिस भी इस तरह के किसी स्टेट विजिट में जाते हैं वो साथ में साइड बिजनेस भी कर रहे होते हैं। अब सुनने में ये भी आया है कि जैरेड कुशनर और विटकॉफ दोबारा रूस जा रहे हैं। खैर, हम वापस उस तरफ आते हैं कि पोलैंड को रूस के डायरेक्ट हमले का ख़तरा है और पोलिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात का इंदिया भी दे दिया है। और किसको ख़तरा हो सकता है? क्या फिनलैंड को हो सकता है, जिन्होंने न्यूट्रलिटी जो है हासिल की और उस न्यूट्रलिटी का डिविडेंड भी इंजॉय किया और बहुत अरसे तक सिर्फ इसलिए वो महफूज भी रहे क्योंकि वो न्यूट्रल रहे, लेकिन अब जबकि वो अपनी ज़मीन जो है वो यूक्रेनियन ड्रोन्स के परवाज़ों के लिए इस्तेमाल भी होने दे रहे हैं और नेटो के मेंबर भी बन चुके हैं, उनकी न्यूट्रलिटी ख़त्म हो चुकी है, तो क्या अब वो भी फ्रंट लाइन पे, फ्रंट टारगेट पे हैं? और अगर रूस जो है वो इतना ही जो है इधर से फिनलैंड, इधर से बाल्कन स्टेट जो हैं वो बाल्टिक स्टेट्स जो हैं और फिर पोलैंड पे अगर हमला करने के लिए इतना ही तैयार है, तो इसका मतलब है कि पुतिन जो है वो फिर दोबारा से एक ऐसे ही दोराहे पे खड़े हैं कि जहाँ पे अगर वो रिएक्ट करते हैं तो फिर वेस्टर्न नैरेटिव सच साबित होता है कि देखिए यही रूस है जिसके बारे में हम आपसे कहते हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि ये आप पे हमला कर देगा, ये नुकसान करने वाले हैं, ये हेजमोनिक हैं, ये बारबैरिक होड है, इससे हमें बचना है, इसको हमें ख़त्म करना है, ये एक टेररिस्ट रिजीम है, ये सिविलाइज्ड लोग नहीं हैं। अगर पुतिन हमला करने का डिसाइड करते हैं और अगर नहीं करते तो फिर वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि इनके पास तो कैपेसिटी नहीं है, इनकी इकोनॉमी तो तबाह बर्बाद हो चुकी है, इनकी ऑयल रिफाइनरीज हमने बर्बाद कर दी हैं, इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हम डीप हमले कर रहे हैं और पुतिन जो हैं वो किसी बंकर में छुपे हुए बैठे हैं। तो इन दोनों में जो फैसला है वो फैसला किस तरफ होगा? दोनों सूरतों में रशिया के बारे में कोई गीत तो हमें सुनने को मिल नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है कि पुतिन को भी कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो इस मसले को अब एक फौरी हल की तरफ लेके जाए, क्योंकि जितना इस जंग को पुतिन ने लंबा कर दिया है वॉर ऑफ एट्रिशन की वजह से अपनी कैजुअल्टीज़ को बचाने के लिए, डीनाज़िफिकेशन और डीमिलिटराइजेशन के लिए, और सबसे ज़्यादा जो नीपर है उसे क्रॉस ना करने के लिए, क्योंकि उसके दूसरी तरफ हाइपर जो नेशनल यूक्रेनियन मौजूद हैं जो कि कभी रूस का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे और रूस के लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे, तो वहाँ तक वो जाना ही नहीं चाहते। इसलिए अपनी स्पीड को स्लो रखते हुए, किलोमीटर बाय किलोमीटर, माइल बाय माइल आगे बढ़ते हुए जितने ओब्लास्ट उन्होंने काबू कर लिए हैं, अब इनको ओडेसा जो है और निकोलाइव तक चले जाना चाहिए और उसके बाद एक लैंड लॉक यूक्रेन जो है वो छोड़ देना चाहिए नेटो और यूरोप को हैंडल करने के लिए अपने बॉर्डर पे एक नया अफगानिस्तान। लेकिन उसके अलावा जो भी करना चाहिए वो जल्दी करना चाहिए, क्योंकि जितनी देर पुतिन करेंगे उतना ही उन पे ये प्रेशर बढ़ेगा कि वो इस बात को सच साबित करें कि वो डेंजरस हैं, वो रीज़नेबल नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है और उनसे किसी ना किस्म का कोई ऐसी एग्रेशन जो है यूक्रेन के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए करवा ली जाए और उस पर इतना उकसाया जाए, इतना पोक किया जाए
कि रहा ही ना जा सके। आपको लग रहा होगा कि शायद मेरी बात जो है वो एक तरफ टिल्ट करती हुई है, कितना भी रूस को पोक किया जा सकता है। देखिए, अगर आपने बजिंस्की की किताब पढ़ी है तो उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि कितनी रिलक्टेंस थी सोवियत यूनियन की अफ़गान वॉर का हिस्सा बनने के लिए, और कितना मजबूर किया गया, और उस दिन कितने शादियाने वाइट हाउस में बजाए गए जिस दिन रूस ने डिसाइड कर लिया कि वो इस जंग का हिस्सा बन जाएगा। तो ये शायद हमें इस बात का भी आज से 50 साल पहले बाद में पता चले, लेकिन रूस को जितना मजबूर किया जा रहा है, जितना ही ज़्यादा उसको पोक किया जा रहा है, उसके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, तो रूस के लिए सबसे ज़्यादा, पुतिन के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस बिखरान को बहुत जल्दी समेट लें। वो जो हार्ड लाइनर अल्ट्रा नेशनलिस्ट यूक्रेनियन जो हैं, उनको अपना हिस्सा नहीं बनाना चाहते तो छोड़ दें। वो तमाम इलाके जो हैं अपने पास रखें। वो रशियन स्पीकिंग इलाके हैं। वो लोग बहुत से केसेस में, मेरी अपनी ज़ाती जो है वो इन्फॉर्मेशन है कि इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो रूस का हिस्सा बने, और फिर नोवारोसिया को अपना हिस्सा बनाने के बाद इस चीज़ को समेटे। क्योंकि ये जो डीप इनसाइड रशिया ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, जिनके साथ मिट्टी का तेल बांधकर रिफाइनरीज के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, सिर्फ इस प्रीटेंस के लिए, क्योंकि ज़ेलेंस्की का खुद जो है वो थिएटर का बंदा है, खुद जो है वो थिएटर के ऊपर भेस बदल कर जो है वो कॉमेडी किया करता था। तो उसको लगता है कि शायद जंग भी जो है वो एक ऐसा थिएट्रिक्स है जिसमें आप नैरेटिव का थिएटर चला सकते हैं, जिसमें आप पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो है वो रिफाइनरियों के ऊपर फेंक कर, आग लगाकर, उस धुएं और उस आग की तस्वीर को वेस्टर्न मीडिया में सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं कि आपको मज़ीद बिलियंस ऑफ डॉलर मिल जाने चाहिए, क्योंकि आप बड़ी जांफिशानी से लड़ रहे हैं और रूस को बहुत ज़्यादा शिकस्त हो रही है। तो जो बंदे इस बात का इल्म रखते हैं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से वाकिफ़ हैं, रिफाइनरीज़ को समझते हैं, उनको पता है कि ये ऑलरेडी एक फ्लेमेबल मटेरियल होता है। रिफाइनरीज़ बनाई ही इस तरह से जाती हैं कि उसके अगर किसी एक हिस्से को आग लग जाए तो वो पीछे से सारी की सारी वो बंद हो जाती हैं। उनका स्ट्रक्चर, इसीलिए ये एक बहुत महंगा तरीन प्लांट है, उसका स्ट्रक्चर इसलिए बनाया जाता है कि वो सारे का सारा एक ही दम, एक ही हल्ले में जलकर खाकस्तर ना हो जाए। तो रिफाइनरी का नुकसान नहीं हो रहा, मैक्सिमम चंद हफ्तों के अंदर रिफाइनरीज दोबारा ऑपरेशनल हो रही हैं। तेल की कोई किल्लत नहीं है रूस के अंदर, मगर वो धुएं की तस्वीर जो है वो वेस्टर्न मीडिया पे चूरन बेचने का काम ज़रूर दे रही हैं, और ज़ेलेंस्की उनकी आड़ में जो है वो मदद ज़रूर मांग रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये ड्रोन के हमले जो हैं, जैसे रिसेंटली एक हॉस्टल पे बच्चियों के डॉर्मेटरी पे हुआ, फिर एक स्कूल बस पे हुआ, फुटबॉल की टीम जा रही थी, फिर जो हमला जो है वो वालदाई में रशिया के जो पुतिन की अपनी पर्सनल रेजिडेंस पे हुआ, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे पुतिन खुद को कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन समझते हों, और चाहे वो ये समझते हों कि उनको हिस्ट्री में लिखा जाएगा एक ऐसे मुदब्बर इंसान के तौर पे जो कि मसले का हल जो है वो निगोशिएटेड सोल्यूशन ढूंढते रहे और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ जाते रहे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको मुस्तकबिल में या अभी हाल में कोई ये तमगा पहनाने वाला है। ये जंग जो है ये हाथ से निकल रही है, और जिस हिसाब से जो वॉर नैरेटिव और वॉर रिटोरिक और ड्रम बीटिंग यूरोपियन मीडिया पे आपको दिखाई देती है, और जितनी तैयारी ज़रूरत के बगैर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा तैयार हैं, रूस ने हम पे हमला करना है, रूस ने हम पे हमला करना है, पता नहीं कब करना है या नहीं करना है, वो ज़रूर इसके लिए तैयार हैं। तो ये वो ड्रम बीटिंग है जो मेरा खदशा है कि किसी दिन हमला करवा ना दे, और अगेन फिर उसी दोहराए पे पुतिन खड़े होंगे कि अगर हमला नहीं करते तो अपना बचाव नहीं कर पाते और बुज़दिल कहलाएंगे, और हमला करेंगे तो वेस्टर्न नैरेटिव जो है वो सारे का सारा यही कहेगा कि यही तो हम कह रहे थे, यही तो वजह थी कि हम कह रहे थे कि हमें ज़ेलेंस्की का साथ देना चाहिए। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो ऑलरेडी दे चुके हैं उससे भी ज़्यादा देने चाहिए, सबको मिलकर चढ़ दौड़ना चाहिए। वो तमाम जो हैं, वो सोरस फाउंडेशन से लेकर विक्टोरिया न्यूलैंड तक, वो तमाम वॉर मॉन्गरर्स जो हैं वो फिर आपको यही टिबल बजाते हुए दिखाई देंगे। और ये एक बहुत मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन बहरहाल हमें फ़िज़ा के अंदर, हमें एम्बियंस में जंग जो है वो फैलती हुई दिखाई तो दे रही है, और इस जंग का फैलना जो है जहाँ ये कि एक इम्तिहान होगा नेटो के लिए, उसका ऑलरेडी डिप्लीटेड जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो और एक्सपोज हो जाएगा। वहाँ पे
रूस के लिए भी इसके ऑप्टिक्स अच्छे नहीं होंगे। रूस का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव था यूक्रेन के अंदर एंटर होने का कि वो तमाम रशियन स्पीकिंग लोग जो कि रशिया के साथ रहना चाहते हैं, यूक्रेन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, उन ऑब्लास्ट को लिबरेट करना और उनको डीनाजिफिकेशन और डीमिलिटराइजेशन के ज़रिए सेफ करना। इसी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को पुतिन को चाहिए कि थोड़ा स्पीडीली जो है अचीव कर ले। जितना ज़्यादा इसमें वक्त लगाएंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो नेटो की मनूवरिंग जो है उनको ऐसे किसी क्वागमायर में फंसा सकती है जहाँ पे उनको ये बताना पड़ जाएगा कि वो डिटरेंस की ताकत रखते हैं और उनका मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो शो केसिंग के लिए नहीं है, जो कि उनके वहाँ पे मौजूद एडवाइज़र्स भी उनको ये समझा रहे हैं कि आपकी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो सिर्फ एक शोकेस के अंदर रखने के लिए नहीं है। यूरोप ने रशिया की डिटरेंस को, रेड लाइंस को फील करना छोड़ दिया है, लिहाजा उनको रेड लाइन को अबाइड बाय करने के लिए डिटरेंस का मज़ा जो है वो चखाना पड़ेगा। और ये आवाज़ें आपको क्रेमलिन में तेज़ से तेज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।